नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल, बेहद पसंदीदा, इतना पसंदीदा जिसके अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं, अरुणोदय क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में भाग 4 की, जिसकी विषय वस्तु है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है, कहां से आए हैं, इनका मूल्य क्या है, तो इनमें है क्या, क्या वाद योग्य है, आ रही बात समझ में, इस सबको हम क्लियर करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा 1 मिनट का मेरे साथ स्टोरी थोड़ा सुनेंगे ताकि आपको चीजें थोड़ा एक सिनेरियो बन जाएगा आपके माइंड में। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं दोस्तों? ये एक ऐसे सिद्धांत हैं जब राज्य अपने लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाएगा, कोई कानून बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, कोई विधि बनाएगा, वहां पर राज्य के लिए आवश्यक है कि वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करे, इनको देखे, इस दिशा में कदम उठाए। आई बात समझ में? ये होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमने कहां से लिए हैं दोस्तों? ये हमने लिए हैं आयरलैंड से, जिसका इस देश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आयरिश गणतंत्र। अगर इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे संविधान के जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, उनका नाम था वीएन राव, जिन्हें हम कहते हैं वेनेगल नरसिंह राव। वीएन राव ने कहा था कि हमारे संविधान में 2 तरीके के अधिकार देने चाहिए लोगों को। एक वो अधिकार जिनको छीना ही नहीं जा सकता, मतलब वाद योग्य, और एक वो अधिकार होंगे जो वाद योग्य नहीं होंगे। अगर वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप उनके लिए न्यायपालिका में कोई दावा नहीं ठोक सकते। तो जो दावा ठोकने वाले अधिकार हैं वो तो मौलिक अधिकार हैं, और जो गैर वाद योग्य हैं या गैर न्यायोचित हैं वो कौन से हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। आगे बात समझें। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, राज्य में सामाजिक आर्थिक न्याय लाते हैं, राजनीतिक न्याय लाते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये तो कई बार पूछा है कि सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र की बात कौन सा भाग करता है? कौन सा बात करता है भाई? भाग 4। आगे बस। और एक बात, भारतीय शासन प्रणाली के लिए अगर कोई आधारभूत तत्व है, संविधान में जगह जगह आधारभूत तत्व सुनने को मिलेगा। अभी पिछली वीडियो में आपने सुना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 को मूल तत्व, मूल आत्मा माना। इसीलिए अगर मैं कहूं भारतीय शासन प्रणाली के लिए, भारतीय शासन प्रणाली के लिए अगर कोई मूल तत्व माना जाता है या आधारभूत तत्व माना जाता है तो किसको माना जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को माना जाता है। और इसी के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं औपचारिक रूप से। चलिएगा, भारत माता की जय। क्लास को हम शुरू करते हैं। वायर को इधर कर दूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो संविधान का भाग कौन सा है हमारा? संविधान का भाग है दोस्तों 4। संविधान का कौन सा भाग है? भाग है 4। विषय वस्तु क्या है दोस्तों इसकी? विषय वस्तु है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कौन से अनुच्छेद में है ये, तो ये दिए हुए हैं दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। यहां तक क्लियर हो गया? चलिएगा, अब हम बात करते हैं, अपनी क्लास को ऑफिशियली शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जितना समझाया उसको एक बार देख लेते हैं, संवैधानिक विकास से इसका क्या रहा है। अगर हम बात करेंगे इसका संवैधानिक बैकग्राउंड की, तो किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड। इस देश का एक नाम आपको और मिल सकता है कई बार परीक्षा में, आयरिश गणराज्य। आयरिश गणराज्य, ठीक है, यहां से लिए गए हैं। अगर और संवैधानिक इतिहास देखें तो एक नई बात और अच्छी पता लगती है हमें दोस्तों। वह क्या बात पता लगती है? वह यह बात हमें पता लगती है कि संवैधानिक सलाहकार क्या नाम था उनका? वेनेगल नरसिंह राव या वीएन राव। तो संवैधानिक सलाहकार जो वीएन राव थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव, उन्होंने क्या कहा था
कहा था कि हमारे संविधान में जो अधिकार होंगे वो दो तरीके से अधिकार दिए जाने चाहिए। संविधान में दो तरीके के अधिकार होने चाहिए। जो अधिकार हैं वो दो तरीके के होने चाहिए, ध्यान से समझ लेना। एक वो होंगे जो वाद योग्य हैं या प्रवर्तनीय हैं, और दूसरा है जो गैरवाद योग्य हैं, गैरवाद योग्य हैं। ठीक है, तो जो वाद योग्य हैं, जिनको ना मिलने पर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो वो कौन से हैं? जो वाद योग्य हैं वो हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, और जो वाद योग्य नहीं है वो कौन से होंगे? वो होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया इसका बैकग्राउंड। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो आपके, मैं शॉर्ट में बार बार डीपीएसपी लिखूंगा, पूरा लिखना बहुत समय लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? इनकी डीपीएसपी की। तो ये जो डीपीएसपी है ना, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या क्या देते हैं हमको? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है, पहला, कई बार पूछा परीक्षा में, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कौन सा भाग से प्रेरित है? ठीक है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य। एक तो उद्देश्य ये है ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याणकारी राज्य। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? दूसरा है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक जो हमारा लोकतंत्र है उसको स्थापित करना। पूछता है कई बार कि जो आर्थिक लोकतंत्र है इसकी अवधारणा कौन भाग, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में है। उसके बाद तीसरी बात, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये बात क्या है इसमें? इसको किसको? डीपीएसपी को, डीपीएसपी को भारतीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व माना जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व माना जाता है। तो भारतीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या माना जाता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक से, इधर हो रहा हूं, हाँ ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उन्हें ही हम भारतीय शासन प्रणाली का आधार तत्व मानते हैं। और एक कथन है इनको लेकर के, एक स्टेटमेंट है, व्यक्ति हैं केटी शाह। केटी शाह का स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में आया भी है। उन्होंने नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या कहा है? क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पहले ले लिया, चलिए। उन्होंने क्या कहा है केटी शाह ने? केटी शाह, यहां पर हम बात कर रहे हैं कथन की। कथन किसका कथन है? केटी शाह, केटी शाह। बहुत सारे लोग आए लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। केटी शाह ने क्या कहा है? तो केटी शाह ने दोस्तों कहा है, मैं आपको बताता हूं क्या डीपीएसपी के लिए क्या कहा है। यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जिसे, यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की, जिसे बैंक
सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, जिसे बैंक सुविधा अनुसार अदा किया यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है, केटी शाह का किया जा सकता है। तो पूछा गया कई बार कि ऐसा कौन किसको कहा गया, केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया जा सकता है, अदा किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे, केटी शाह, ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमने जो इसका संवैधानिक इतिहास था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इन सब की स्थापना करना है। ठीक है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करते हैं सीधा इसके अनुच्छेदों की। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब हम अगली स्लाइड खोलते हैं। अब हम देखते हैं सीधा अनुच्छेद, एक एक करके अनुच्छेद देखते रहेंगे। अनुच्छेद 36 ये क्या कहता है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 36, ये कहता है राज्य की परिभाषा। जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 था ना, वहां पे मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा ऐसी, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है भाई, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, जो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37, ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है ये कहता है कि विधि बनाते समय या कोई कानून या नियम बनाते समय, विधि बनाते समय इनको नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि जो विधि बनाते समय है, आप इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है क्या कि राज्य लोक कल्याण, यही है इनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों का यही है, लोक कल्याण। क्या है, लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, यही मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याण के अभिवृद्धि मतलब बढ़ावा देने के लिए उसके लिए कदम उठाएगा या प्रयास करेगा तथा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 39 दोस्तों, अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 दोस्तों, आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है क्या, राज्य कुछ डीपीएसपी का अनुसरण करेगा, राज्य कुछ डीपीएसपी का या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करेगा, अनुसरण करेगा, किन किन का अनुसरण करेगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, अनुसरण करेगा, कौन कौन किस किस का अनुसरण करेगा। देखो पहली चीज किसका,
पहली चीज किसका अनुसरण करेगा? देखो पहली चीज तो प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा? इसका उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उत्पादन के साधन किसी एक ही व्यक्ति के पास हो जाए, मतलब एक ही व्यक्ति है बस वो अमीर होता चला जाए। इसके आप देखते होंगे इस दिशा में राज्य कदम उठा रहा है। ये सब जो भी हैं ये सब राज्य को प्रेरित कर रहा है कि आप इन दिशा में कदम उठाइए, और राज्य उठाता भी है। तमाम उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जैसा उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण है, अब केवल उत्पादन के साधन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही समूह कर रहा हो, सभी को मिले ना, सभी को अवसर मिले, सभी को अवसर मिले, सभी को मौका मिले, सभी का विकास हो। तो सरकार लगातार देखते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार होती है, तमाम ये मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य कदम उठाता है। जैसा आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे ऐसे आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया है, वो सब क्या है ना, आपके दिमाग में कुछ है, आप अपना उद्योग लगाइए, देखा होगा आपने। तो ये सब चीजें हैं, जैसा आपने एमएसएमई देखा है, तो ये सब चीजें हैं, ये छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। उत्पादन के साधनों का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा कहता है महिला और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन हो। आजीविका मतलब कुछ कमाने के लिए भी साधन मिलने चाहिए। तो आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन। और क्या कहता है तीसरी बात क्या कहता है दोस्तों? तीसरी बात कहता है महिला या पुरुष, बोल दो, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं महिला को ज़्यादा हायर करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं कुछ कम पैसों में भी वही काम कर जाती हैं। आरी बात समझे? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व में यह अनुच्छेद जो 39 है, ये कह रहा है कि कुछ इनका भी अनुसरण करो। इन तीनों का ध्यान में रखना चाहिए राज्यों को। क्या कि स्त्री पुरुष अगर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए, अर्थात राज्यों को ऐसी विधि बना देनी चाहिए। आ रही बात समझे? तो अनुच्छेद 39 हो गया। अब एक बात याद रखना, यहाँ तक हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, 36 राज्य की परिभाषा, 37 में ये दिया हुआ है, विधि बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा। 38 कहता है कि राज्य की लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। लोक कल्याण, ये इसका मूल तत्व यही है यार, नीति निर्देशक तत्वों के दोस्तों। अगर केंद्र में जाओगे जड़ में जाओगे जड़ में, तो यही मिलेगा आपको, लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण। बस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है, व्यक्ति का कल्याण ही राष्ट्र का कल्याण है, अर्थात लोक कल्याण ही राज्य का कल्याण हुआ। तो वो बात है ना, तो उसी का तो महत्व है, तो उसी को हमको समझना है। तो 38 कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अर्थात जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित होगा। किसी के साथ सामाजिक अन्याय नहीं होगा, राजनीतिक अन्याय नहीं होगा, आर्थिक अन्याय नहीं होगा। प्लस 39 क्या कह रहा है कि राज्य जो है वो कुछ डीपीएसपी का अनुसरण करेगा। किसका? फॉलो करेगा, अर्थात जैसे उत्पादन जो उनके साधनों का विकेंद्रीकरण। ऐसा ना हो कि चाहे सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनना तो केवल एक ही समुदाय बना रहा हो, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अपनी क्षमताओं के अनुसार मौका मिले, विकास करें। दूसरा, महिला पुरुष को आजीविका, ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक से मैंने, आजीविका मतलब अपना कुछ कमा करके खाने के लिए अवसर, और यहाँ पे दिया है स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड में हो गया लो, इंगेकू हो गया, इंगेकू, चलो ठीक है, आ जाऊंगे को आ गया। अब देखिएगा अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 39 के, बार बार कह रहा हूं अनुच्छेद 39 के, फिर रिपीट कर दे रहा हूं अनुच्छेद 39 का। ठीक है, या कैपिटल ए। ठीक है, अनुच्छेद 39 का या कैपिटल ए, यह क्या कह है? अब देखो 39 है, 39 का है, कैपिटल ए है, अर्थात यह संविधान संशोधन से जुड़ा है। तो इसके बारे में आप सबसे पहली बात तो यह है कि यह कब जुड़ा होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1976। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें है क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है उसको और देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु ये है समान न्याय। राज्य प्रयास करेगा कि समान न्याय, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी नीति निर्देशक तत्व पढ़ो दिमाग में बिठा लो, राज्य है, राज्य है, राज्य है और लोक कल्याण। राज्य लोक कल्याण के ये कदम उठाएगा, राज्य लोक कल्याण के लिए ये कदम उठाएगा, राज्य लोक कल्याण के लिए ये कदम उठाएगा। तो राज्य अपने राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए क्या करेगा, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता। अगर आपके पास वकील को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो आपको निशुल्क विधिक सहायता भी मिल सकती है। तो 39 क्या कहता है, आगे बात समझ में, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। 39 के हो गया। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा पूरा बढ़िया से, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, देखो 36 से लेके 40 तक, 36 से लेके 39 तक आप याद कर लो, और बाकी 40 से लेके 51 तक जितने भी हैं, मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको, उस लॉजिक से याद करोगे तो बहुत, पहले इनको लिख दे रहे हैं, फिर इनको एक उस लॉजिक के साथ जोड़ लेंगे, उस लॉजिक के साथ जल्दी याद होगा। जैसे अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कह रहा है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है उनका गठन। अब अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, दशाओं का मतलब स्थितियों में, कुछ स्थिति में, कुछ परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, ठीक है, कुछ दशाओं में। अब ये जो दशाएं हैं ना, ये दशाएं कौन कौन सी हैं इनको देख लेंगे, ठीक है। बुढ़ापा, ठीक है, मतलब राज्य जो बुढ़ापे में है उनके लिए कदम उठाता है। देखते हैं ना आप, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए कदम उठाता है। अरे छोटा सा एग्जांपल ले लो, डीएमआरसी पे चले जाओ, दिल्ली मेट्रो रेलवे में, ठीक है, वहां होता है ना, लिखा होता है, ठीक है, वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ नागरिक। और वहां दिल्ली एनसीआर में तो लोग इतने समझदार हैं कि वो अपने राइट जानते हैं, सब चीज जानते हैं। राज्य ने कदम उठाया उनके लिए, वो कह देते हैं ऐसे एक्सक्यूज मी। तो उनका एक्सक्यूज मी का मतलब यही है कि आप उठ जाइए, क्योंकि आप नए नवेले लौंडे हैं, 21-22 साल के आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, और मैं 18, 17, 80 साल का यूं, बिल्कुल मुझे दीजिए पहले आप अपनी जगह। आ रही बात समझ में। तो देखा होगा बुढ़ापे में, देखा सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे जो तीर्थ यात्रा होते हैं उनके लिए वहां पर शुल्क मुफ्त कर दिया जाता है, जो ट्रेन का टिकट होता है वो फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कई जगह जाते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सब क्या है, तो राज्य तो कदम उठा रहा है, तो कहां से प्रेरित होकर उठा रहा है, 41 से। तो जैसे बुढ़ापा, कुछ दिशाओं में बुढ़ापा, अब बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा के बाद एक है बेगारी, ठीक है, बुढ़ापा के बाद एक है बेगारी, या जिसे हम कह सकते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी। और तीसरी दशा है बीमारी, तीसरी दशा क्या है, बीमारी। आगे बात समझें, चलिए 41 है, ठीक है 41। अब देखते हैं अनुच्छेद 42 हम, आर्टिकल 42, चलिए इसको ऊपर कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो 40 कह रहा है कि पंचायतों का गठन कर दो, 41 कह रहा है कि इनकी सहायता करो। पंचायत गठन हो गई, सहायता करो,
बेरोजगारी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, क्या शिक्षा, काम और लोक सहायता। आगे बस समझे। अब अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? क्या जो कार्य है, कार्य की दशा कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित। कार्य की दशा कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित व मानवीय। ठीक है, अगर राज्य कार्य कर रहा है तो जो कार्य दे रहा है वो कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए, मानवीय दशा में होना चाहिए, तथा मानवीय दशा, तथा इसको याद रखना, पूछा जा सकता है ये शब्द, तथा मातृत्व सुरक्षा, तथा मातृत्व सुरक्षा के लिए जो कदम उठाता है राज्य। ठीक है, मातृत्व सुरक्षा के लिए जो कदम उठाता है वो कौन सा अनुच्छेद है? 42 में। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद हम देखते हैं 43, आर्टिकल 43। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास करेगा राज्य। किसका विकास करेगा? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी, मजदूरी मिलेगी आपको ताकि अपने जीवन का आप निर्वाह कर सकें। निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास। गांधीवादी है ये, ध्यान रखना। जहां ग्रामीण विकास की बात होगी वहां गांधी जी को ले आइएगा। कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ले लिया? चलिए अब देखिए 43 के और 43 ख, दो अनुच्छेद हैं, 43 के और 43 ख। ठीक है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 43 के। 43 क्या है? तो संविधान संशोधन होगा। हम लिख दे रहे हैं कौन सा संशोधन है? 42वां, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ? अनुच्छेद 43 क्या में क्या लिखा है दोस्तों इन्होंने? तो अनुच्छेद 43 क्या में इन्होंने कह दिया क्या कि जो उद्योग होंगे ना, उद्योग, जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग के प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। ठीक है, इंडस्ट्री को मैनेजमेंट जो करेंगे उसमें किसकी भूमिका होनी चाहिए? जो कर्मकार हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए? भूमिका होनी चाहिए। एक अनुच्छेद है 43 ख, इसी में ही दो संशोधन है। एक अनुच्छेद है 43 ख, 43 ख बोल दीजिए या बी बोल दीजिए। अनुच्छेद 43 ख बी क्या कहता है? पहले तो जुड़ा कब होगा ये? तो दोस्तों यह जुड़ा है 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सहकारी समितियों का उन्नयन या कल्याण या अभिवृद्धि। क्या कह रहा है? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा? जो सहकारी समिति हैं, सहकारी समितियों का या विकास कह दो या उन्नयन कह दो, का उन्नयन, यह शब्द प्रयोग हुआ है लेकिन आप उन्नयन की जगह विकास भी समझ सकते हैं, उन्नयन। तो 43 का देख लिया हमने, 43 का देख लिया। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। कहाँ गए भाई? हाँ ये, तो हाँ ठीक है, तो 36 देखा हमने राज्य की परिभाषा। 37 में विधि बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा। 38 कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, सामाजिक आर्थिक न्याय देगा। 39 कह रहा है कि राज्य कुछ डीपीएसपी का अनुसरण करेगा, जैसे कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा। फिर हाँ, उसके बाद कह रहा है कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, स्त्री पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे। 39 जो 39 है, 39वां संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन है, उससे कहा समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। और जो 39 के बाद हमने देखा 40, देख ले रहा हूं कहां खो गया है वो, अरे कोई बात नहीं, अरे खो गया तो कोई बात नहीं।
वो हमसे जरा खो गया है पेपर, वो कहाँ चला गया? 39 को, कोई बात नहीं दोस्तों। तो हमने इसके अलावा जो अनुच्छेद देखे थे, कोई बात नहीं, वो हो जाता है। तो हमने जो इसके अलावा अनुच्छेद 39 के अलावा हमने जो कौन से देखे थे अनुच्छेद? ठीक है, तो हमने देखो अनुच्छेद कहां तक देख लिए दोस्तों? हमने अनुच्छेद देख लिए 43 ख तक, ठीक है। अब हम अनुच्छेद देखेंगे 44, अनुच्छेद 44, ठीक है। अब हम अनुच्छेद देखेंगे 44, 43 तक आपने देख लिया, ठीक है। चलिएगा, शुरुआती दौर में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 44 दोस्तों, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है, इसको रेड से लिखते हैं, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, अर्थात देखिए अलग अलग हर नागरिक अलग अलग धर्म से आता है, हर व्यक्ति अलग अलग धर्म से आता है। तो क्या कहता है कि ऐसा कहता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए जो सभी धर्मों के लिए समान होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक चीज में याद रखेंगे जरूर आप, अनुच्छेद 44 में एक बात जरूर याद रखेंगे, हुआ क्या था देखिएगा। एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा भी था, राज्य से कहा था, प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि आप समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास कीजिए, इसको लाइए, देश में इसकी आवश्यकता है। तो वो केस का नाम याद रखेंगे, वो केस था सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का मामला। तो कौन सा केस था वो? सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे सरला मुद्गल, अरे ये तो मुद्गल ही है, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, भारत संघ मामला 1995 का मामला था। और इस मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया था क्या, तो कह सकते हैं हम कि प्रधानमंत्री से निवेदन किया था या उन्हें ध्यान दिलाया था, प्रधानमंत्री को ध्यान दिलाया कि वे समान नागरिक संहिता के लिए क्या उठाएं? कदम उठाएं, कोई सदा इसके लिए क्या उठाएं? कदम उठाएं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 44 हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 45, ठीक है। चलिएगा, आर्टिकल 45। देखो दोस्तों, आर्टिकल 45 क्या कहता है? ये कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। हाँ, कहता है क्या कि 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा व देखभाल के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। कदम राज्य उठा रहा है ना डीपीएसपी में, तो ठीक है। और इन सबका उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याण। तो 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा व देखभाल के लिए क्या उठाएगा? शिक्षा देखभाल के लिए राज्य उचित प्रयास या कदम उठाए, उचित कदम उठाए, ठीक है। ये जो विषय वस्तु है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से प्रभावित है। तो हम लिख सकते हैं ये जो है किससे प्रभावित है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, 2002। चलिएगा, यहाँ तक हो गया। अब अगले देख, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 45 तो हो गया आपका। अब हम देखते हैं 46, अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो राज्य है ना, आपका राज्य है वो SC ST राज्य, SC ST और दुर्बल वर्गों के हितों को बढ़ावा देगा। क्या देगा? SC ST और दुर्बल वर्ग जो उनके हितों को क्या देगा?
बढ़ावा देगा। राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे SC ST और जो वो हैं उनका क्या हो जाए, उनके कल्याण में अभिवृद्धि हो, जो उनका हित लगातार बढ़े। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 47, आर्टिकल कौन सा है 47, आर्टिकल 47। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल 47 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोगों का जो पोषण स्तर है वो उच्च हो, लोक स्वास्थ्य जो है लोगों का स्वास्थ्य में अभिवृद्धि हो, तथा जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ हैं, उनको रोकेगा। आगे बात समझ में। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा, राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे, राज्य कदम उठाएगा या प्रयास करेगा, राज्य ऐसे कदम उठाए जिससे, राज्य ऐसे कदम उठाए जिससे क्या होगा, लोगों का, जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बढ़े, प्लस पोषण स्तर क्या हो वो बढ़े, लोगों का अर्थात क्या बढ़ेगा, इससे जीवन स्तर ऊंचा होगा, और जो मादक पदार्थ हैं उन पे, हाँ, नशीले मादक पदार्थों पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। वो जैसा आपने देखा होगा बिहार में शराब बंद है, तो बिहार में जो शराब बंद है वो बिहार सरकार ने या बिहार राज्य की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने जो शराब बंद करी थी पूरे बिहार में कि अब कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है, अब कोई पौवा नहीं बिकेगा कहीं, कोई पौवा नहीं। तो वो जो कदम उठाया है वो अनुच्छेद 47 से प्रेरित होकर के, क्योंकि अगर नशाबंदी होगी, नशाखोरी रुकेगी तो क्या होगा, हमारा लोक स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब अगर लोक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो फिर हम क्या लेंगे, अच्छा खासा पोषण लेंगे, अच्छी अच्छी सब्जियां खाएंगे, अच्छे फ्रूट्स लेंगे, फिर उससे क्या होगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा, हम लंबी आयु तक जी पाएंगे, हम लंबी आयु तक अपने देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे पाएंगे, अर्थात मैं अपना विकास करूंगा, अर्थात मेरे देश का विकास होगा। तो बात समझ में आ रही है। सभी कदम, अधिकांश आप जितने एग्जाम्पल्स उठा लेंगे वो सभी मिलेंगे DPSP से आपको। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 48। हम देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद हमारा है 48। चलेगा, अनुच्छेद हमारा कौन सा है, अनुच्छेद हमारा 48। ठीक है, अनुच्छेद है, देखो अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है कि राज्य क्या काम करेगा, राज्य अपने क्षेत्र में या राज्य कृषि को और पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य क्या काम करेगा, किसको बढ़ावा देगा, कृषि को, पशुपालन को बढ़ावा देगा। देखा, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, तमाम योजनाएं जो चल रही हैं वो सब क्या हैं, क्या हैं भाई, वो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे रहा है। आपने देखा होगा ऑपरेशन फ्लड, सुना है ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति सुना है, क्या है भाई ये, क्या है ये, इतनी सारी क्रांतियां जब आप पढ़ते हो, बादामी क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, वो क्रांति, वो क्रांति, वो क्रांति, इन सबसे क्या हो रहा है, कहीं कृषि को बढ़ावा मिल रहा है अंततः। ठीक है, तो कृषि और जो क्रांति कृषि से जुड़ी है वो कृषि को बढ़ावा दे रही है, पशुपालन से जो जुड़ी क्रांति है वो पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। तो राज्य तो कदम उठा ही रहा है ना, कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, प्लस इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जो दुधारू पशु हैं, दुधारू जैसे गाय और बछड़ा, दुधारू पशु, इसमें खासतौर से लिखा है जैसे गाय और बछड़ा, दुधारू पशु, गाय बछड़े आदि। ठीक है, तो दुधारू पशु की नस्लों का परीक्षण करना है, नस्लों में सुधार करना है, नस्लों का परीक्षण करके क्या करो, उनका परीक्षण करना है। ठीक है, तो कृषि पशुपालन, इनके गायों के लिए, इन सब के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 48। अब एक ध्यान रखना, 48 क्या है, अनुच्छेद 48 क्या है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो उम्मीद है ले लिया होगा, मैं इधर हो जा रहा हूं, ले लो। ठीक है, अब 48 क्या है, तो 48 जो क्या है वो क्या कह रहा है दोस्तों, आर्टिकल 48 का ये बात कर रहा है पर्यावरण के संरक्षण की, पर्यावरण, ये जो वन्य जीव हैं,
इनका क्या करना है, संरक्षण करना है। पर्यावरण वन्यजीव का क्या करना है, संरक्षण करना है। देखा होगा आपने, है ना, तमाम सरकार ने क्या कर रखा है, तमाम कदम जो कदम उठाए, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोजेक्ट हंगुल है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। जैसा आपने देखा होगा सरकार ने ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे इसके प्रभाव को कम करना है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य आपका कदम लगातार उठा रहा है। अब देख रहे हैं लगातार हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बात समझे, तो ये सब कदम क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, वन्य जीवों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, तो 48 क्या है ये अनुच्छेद, इसका इसमें एक बात याद रखेंगे, कौन सा संशोधन है ये, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब देखते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है हमारा, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि का क्या करना है, संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, ठीक है, स्थानों का क्या करना है, संरक्षण करना है। जैसे ताजमहल है, इसके संरक्षण के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठाती है। आर्य बात समझे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, चलिएगा अनुच्छेद 49 के बाद देखते हैं 50। बचपन में बिस्किट खाया आप में से किसी ने, 50-50 का बिस्किट आता था क्रैकजैक वाला, 50-50 50-50 केसी के उसमें क्या नाम है, केबीसी में भी देखा होगा आपने, 50-50 होता है। जैसा अमिताभ बच्चन कहते हैं आप कौन सा लाइफलाइन यूज करेंगे, तो आप कहते हैं वहां पे क्या 50-50 लेंगे, 50-50 का मतलब 4 ऑप्शन में 2 गायब हो गए। तो ऐसी बात समझ लो, बिल्कुल अलग। अनुच्छेद 50 जो कहता है वो यही बात कहता है, क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग काम करेंगी, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कार्यपालिका व कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र का पृथक्करण, ठीक है भाई। तो लास्ट अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद है 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 51 यह कहता है राज्य जो होगा, राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिले, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ठीक है भाई, अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ये हो गया आपके 51 तक हो गए। ठीक है भाई, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से हमने नीति निर्देशक तत्व को पढ़ा, और इन नीति निर्देशक तत्वों में हमने देखा कि 36 से 51 तक कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिया गया है। मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिएगा भाग 4 से अलग भी कुछ चीज़ें हैं, इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा और उसमें इससे अलग कुछ बातें करेंगे और इनको कैसे याद करा जाएगा, और बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा अगली वाली में, उसमें आपको याद भी करा दूंगा। तो इस वीडियो से आप इसके नोट्स तो बना ही लेंगे और एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको इनको कैसे याद करना है। मतलब आप मुझसे सुनते ही कह देंगे हाँ ये ऐसे करके। ठीक है, छोटे आगाम से 40 पंचायतों गठन, 41 काम। ठीक है, जैसे अब 42 है ना, न्यायोचित मानव चाहिए दशा में देना, मतलब एक लॉजिक के साथ इनको याद करा दूंगा, आप एकदम याद कर लेंगे सरलता से। ठीक है ना, तो मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट, कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बिल्कुल 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 वायरल कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप अपने इन सभी सब्जेक्टों के जो भी क्लासेस चल रही हैं नोट्स भी बनाते रहिए, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और इसी के साथ अक्षय मुद्गल अपनी बारी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत 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 की पावर 10 धन्यवाद।